गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सभी जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें। हमने लास्ट क्लास के अंदर जेड वाई व एच पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग स्टडी करेंगे इन पैरामीटर्स को किस तरीके से एक से दूसरे के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग अभी फ़िलहाल स्टडी करने वाले हैं z तथा y पैरामीटर का आपस में संबंध। देखो z पैरामीटर और y पैरामीटर और h पैरामीटर को जब हमने पढ़ा था तो हमने एक चीज़ देखी थी कि दो इनपुट टर्मिनल होते हैं और दो आउटपुट टर्मिनल होते हैं किसी भी 4 टर्मिनल नेटवर्क में। किसी भी चतुर टर्मिनल जाल के अंदर 2 इनपुट और 2 आउटपुट, और इनपुट के साथ एसोसिएटेड इनपुट वोल्टेज V1 और इनपुट करंट I1। इसी तरीके से आउटपुट टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड आउटपुट वोल्टेज V2 और आउटपुट करंट I2 होती है। ठीक है। और किन्हीं भी दो वेरिएबल को इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र मानने पर, जैसे z पैरामीटर के लिए हमने I1 व I2 को स्वतंत्र माना था, तो उसमें क्या होता है, जैसे I1 और I2 को स्वतंत्र माना तो V1 और V2 ये बोथ जो हैं फंक्शन होते हैं I1 और I2 के। ठीक है। I1 और I2 किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, V1 और V2 I1 और I2 पे डिपेंड करता है। फिर हमने उनका पार्शियल डिफरेंशियल लेकर के z पैरामीटर्स को डिफाइन किया था, तो उससे हमारे पास Z11, Z12, Z21 और Z22 आया था। ठीक है। ये इक्वेशन जो है उन्हीं z पैरामीटर से लिया गया है। V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, Z21 I1 प्लस Z22 I2। इस इक्वेशन में अब हमें क्या करना है, y और z पैरामीटर के बीच में एक रिलेशन सेट करना है। तो हम लोग ये मानकर चलते हैं कि V1 और V2 जो है वो नॉन है। V1 और V2 क्या है, हमारे पास दिए हुए हैं या ज्ञात है, और हमें क्या निकालना है, I1 और I2। ठीक है। तो अगर I1 और I2 निकालना है और V1 और V2 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, I1 और I2 के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे पास I1 और I2 के ये माना जाते हैं। वैसे तो आप इनको रफली एक बार सॉल्व करके देख लेना, फिर भी मैंने करके और आप लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाए एक किया था। जैसे ये देखो, हमारे पास V1 के लिए ये इक्वेशन है Z11 I1, Z12 I2, Z21 I1 और Z22 I2। अब इन्हें I1 व I2 के लिए सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी पहली इक्वेशन है इसको हम लोग गुणा कर देते हैं Z22 से, और इसको गुणा कर देते हैं Z12 से, ताकि क्या होता है, इसको Z22 से गुणा करने से मतलब पूरी इक्वेशन को, और इसको Z12 से गुणा करने पर ये दोनों जो एक्सप्रेशन है वो एक जैसे हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएंगे घटाने पर। जैसे हमने यहाँ पे गुणा करके लिखा है, पहली इक्वेशन को Z22 से गुणा किया है, दूसरी को Z12 से गुणा किया है, और जो भी आया उसको हमने फिर एक में से दूसरे को घटा दिया है। घटाने पे क्या होता है, जैसे इसको तो फर्स्ट वाले को Z22 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को Z12 से, तो ये जो लास्ट के दो टर्म है ना, इनके एक्सप्रेशन बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी इसमें Z22 11 V1, Z12 V2 बच जाएगा, और इधर Z11 22 Z12 21 ये वाला बच जाएगा। तो इससे हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे I1। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ Z मैट्रिक्स होता है डेल Z। जैसे इसमें आप इधर लिखा हुआ है, ये देखिए, डेल Z इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ Z, Z11 Z21 Z12 Z22। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो Z11 22 माइनस Z21 Z12 ये आ जाता है, ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे ये वाला है हमारे पास, ये वाला मान आ गया इधर। ठीक है। तो यहाँ से I1 क्या आ जाता है, Z22 डेल Z V1 माइनस Z12 डेल Z ओवर V2, ये वाला मान आ जाता है। इस I1 के मान को चाहे तो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, चाहे तो आप वापस जो ये वाला मेथड है इसी तरीके से I2 का मान ज्ञात कर लें। I2 का मान इसी मेथड से ज्ञात करने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन को, जैसे इधर देखो, इन दोनों एक्सप्रेशन में
ऊपर वाले को अगर Z21 मिल जाए और नीचे वाले को Z11 मिल जाए तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे और फिर ये कैंसिल हो सकते हैं। इसलिए अगर इसी मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हो तो फिर आप ऊपर वाली इक्वेशन को Z21 से और सेकंड इक्वेशन को Z11 से गुणा कर देना। और अगर इससे नहीं करना चाहते हो तो फिर आप लोग क्या करोगे, जैसे ये यहाँ पे मैंने किया है V1 बराबर Z11 I1 प्लस Z12 I2 ये है। तो इस इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम लोग I2 का जो I1 का जो मान आया है वो I1 का मान जो है, ये I1 की वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट कर देते हैं। चाहे तो आप सेकंड में भी पुट कर सकते हो, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं जिससे हमारे पास किसका मान आ जाएगा, I2 का मान आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ इसका मान रखा है V1 इज़ इक्वल टू Z11 और I1 का मान Z12 I2। फिर V1 के जो भी एक्सप्रेशन थे उनको एक तरफ कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद में और V2 वाली टर्म को भी इधर ले गए तो ये प्लस की हो गई, ये Z12 I2 इधर है ही। फिर इधर वाले मैटर को सोल्व कर लिया, इस तरीके से हमारे पास I2 का ये मान आ गया। ठीक है, तो ये वाले मान ही यहाँ पे I1 और I2 के हमें प्राप्त हुए हैं। ये मान आने के बाद देखिए क्या होता है कि हमने जो y पैरामीटर किया था, y पैरामीटर क्या होता है जिसमें हम लोग v1 और v2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में लेते हैं, यानी कि v1 और v2 का मान जो है वो किसी पर भी निर्भर नहीं करता। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे पास i1 और i2 होती हैं वो क्या हो जाती है, फंक्शन ऑफ v1 एंड v2 ये हो जाता है। ठीक है, तो फिर उससे हमारे पास जब हम लोग v1 और v2 का पार्शियल डिफरेंशियल लेते हैं, जैसे i1 है उसका एक बार v1 के रिस्पेक्ट में एक बार v2 के रिस्पेक्ट में, उसी तरीके से i2 का भी v1 के और v2 के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास जो y पैरामीटर्स मिले थे उनके इक्वेशन जो थे वो यही थे ना, लास्ट हमने किया था y11 v1 प्लस y12 v2, y21 v1 प्लस y22 v2, ये आ गया। अब हम लोग इन इक्वेशन का कंपैरिजन इन ऊपर वाली दो इक्वेशन के साथ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे I1 ऊपर वाली इक्वेशन में क्या है, I1 Z22 डेल Z, और जैसे ये वाला टर्म हम देखें और ये वाला, तो y1 किसके बराबर है, y11 किसके बराबर है, Z22 डेल Z के बराबर है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग अगर देखें तो y12 किसके बराबर है, माइनस Z12 डेल Z की। ये हम सिर्फ इन दोनों इक्वेशन की तुलना कर रहे हैं कि v1 के साथ ऊपर वाली इक्वेशन में क्या कोफिशिएंट है और नीचे वाली में क्या कोफिशिएंट है, v2 के साथ ऊपर वाली में क्या कोफिशिएंट है और नीचे वाली में, i1 का i1 के साथ और i2 का i2 के साथ। इसी तरीके से y21 का मान क्या आ जाता है, माइनस Z21 डेल Z ओवर डेल Z, और y22 का मान क्या आ जाता है, Z11 ओवर डेल Z। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास चारों y पैरामीटर जो हैं उनके मान आ जाते हैं। ठीक है, और ये मान जो हैं किसकी फॉर्म में है, z पैरामीटर्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये चारों y पैरामीटर्स जो हैं y11, y12, y21 और y22 चारों के मान z पैरामीटर के फॉर्म में मिल जाते हैं और इन्हें आप लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे ये लिखा है ना यहाँ पे, y11 का मान, y12 का, y21 का, y22 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप z पैरामीटर को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू y पैरामीटर। अब ये जो मेथड था बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप पहले y पैरामीटर की इक्वेशन लेकर के, जैसे ये वाली इक्वेशन है, इसमें हम लोग ये मान लेंगे कि I1 और I2 ज्ञात हैं और V1 और V2 के लिए सॉल्व करते हैं, तो फिर हमें V1 और V2 के लिए इक्वेशन मिल जाती है। जैसे कि हमने अभी इसी मेथड के अंदर किया था, I1 और I2 के लिए इक्वेशन निकाली थी ना, ये ऊपर वाली, उसी तरीके से इन दोनों से I1 और I2 को ज्ञात मान करके V1 और V2 को फाइंड आउट करना। जैसे V1 को फाइंड आउट करना है तो हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन को, जैसे हम लोगों को V1 को ज्ञात करने के लिए V2 को हटाना पड़ेगा, V2 को हटाने के लिए इसको y22 से गुणा कर दो, इसको y12 से गुणा कर दो और फिर घटा दो, पूरी इक्वेशन को गुणा करके घटा दो, जिससे हमारे पास V1 आ जाएगा। फिर V1 का जो भी मान आए उसे कहीं पे भी I1 में रखो चाहे I2 में रखो, उससे V2 ज्ञात कर लो और फिर
उसका कंपैरिजन जो है वो z पैरामीटर की जो ये वाली इक्वेशन है इनके साथ कर दो। ठीक है, तो हमारे पास Z11, Z12, Z21, Z22 के मान आ जाते हैं। बिल्कुल सिमिलर मेथड यूज़ करते हैं। इस तरीके से z को y में और y को z में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसने ये लिखा है, ये बिल्कुल सिमिलर ही, वैल्यू भी लगभग सिमिलर ही आती है, लगभग एग्जैक्टली सिमिलर ही आती है। जैसे z पैरामीटर्स को हम लोग बदल रहे हैं तो y22 डेल y माइनस y12 डेल y माइनस y21 डेल y, और जैसे y11 डेल y, ये वाले जो एग्जैक्टली क्या है, जो अपना लास्ट एक्सप्रेशन है बिल्कुल उसके जैसे ही है, देखो। ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड है सॉल्व करने का और बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन हमें इसमें मिल जाते हैं। इस तरीके से z को y में और y को z में बदल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आपस में को रिलेट करने का जो टॉपिक है ये है z तथा h पैरामीटर्स को आपस में बदलना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, z तथा h पैरामीटर का आपस में संबंध। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास z पैरामीटर के लिए इक्वेशन है v1 इज इक्वल टू z11 i1 और v2 इज इक्वल टू z21 i1 प्लस z22 i2, ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में देखो z पैरामीटर में क्या h पैरामीटर्स जो रहते हैं उसमें होता क्या है, h पैरामीटर में हम लोग एक तो धारा का मान और एक वोल्टेज का मान, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्वतंत्र लेके चलते हैं, इंडिपेंडेंट लेके चलते हैं। जैसे i1 और v2 इनको हम लोग इंडिपेंडेंट लेके चलते हैं, तो इनको अगर इंडिपेंडेंट लेके चलेंगे तो इनका मान किसी और पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो i2 और v1 है उनका मान इन पे डिपेंड करता है। जैसे हमने h पैरामीटर में किया ही था, आप लोग फिर से देख लेना उसको। तो v1 जो है वो फंक्शन होगा इसका i1 और i2 का। इसी तरीके से धारा बच गई i2, वो भी किसकी फंक्शन होगी, i1 और v2 की। फिर हमने इसको सॉल्व किया था i1 और v2, जैसे एक बार डेल i1 ओवर डेल v1 इसमें, फिर डेल v2 बटे v1 इस i2 के लिए करेंगे तो डेल i1 बटे i2 डेल v2 बटे i2, इस तरीके से हमने किया था। तो हम लोगों को बेसिकली जैसे इसको कन्वर्ट करने के लिए i1 और v2 जो हैं वो तो हमारे इंडिपेंडेंट हैं, हमें चाहिए v1 और i2। i1 और v2 हमारे स्वतंत्र चर हैं यहाँ पे h पैरामीटर के लिए, इसलिए हमें चाहिए कि ये तो इक्वेशन के अंदर बने रहें और हम निकाल क्या लेंगे, v1 और i2, जिससे हमारी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब हमने क्या किया, पहली जो इक्वेशन v1 है और दूसरी v2 के लिए है, v1 वाली को नहीं छेड़ते हैं, हम v2 वाली को छेड़ते हैं क्योंकि हमें v2 चाहिए नहीं। ठीक है, तो v2 वाली इक्वेशन से हम लोग i2 का मान निकाल लेते हैं। तो इस इक्वेशन में जब हम i2 का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, सीधा सिंपल रिप्लेस करना है थोड़ा सा। v2 इज इक्वल टू z2 बटे z21 i1 ये जो था तो ये जो अपने पास था इसमें हम लोग i2 निकाल लेंगे तो v2 माइनस z21 i1 आ जाएगा और नीचे z22 से डिवाइड कर देंगे इस वाली इक्वेशन से, तो ये हमारे पास i2 का मान आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस i2 के मान को उस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास i2 आ गया, हमें क्या चाहिए, अब v1 चाहिए। तो ऊपर वाली जो हमारी इक्वेशन है z11 i1 प्लस z12, उसके अंदर हम लोग i2 का मान रख देंगे। यहाँ पे हम लोग i2 जो है उसका मान ये यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो ये मान यहाँ रखने पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये i1 के टर्म्स हैं दोनों, उनमें i1 जो है वो कॉमन ले लेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये यहाँ पे z11 z22 हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये ब्रैकेट के बाहर है जो, तो माइनस का ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे z22 आ जाएगा, फिर बच गया ये, इसके साथ भी गुणा होगा तो z12 ओवर z22 v2 आ गया, तो ये हमारे पास v1 का एक्सप्रेशन आ गया। ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, डेल z, डिटर्मिनेंट ऑफ z होता है। तो
अब हमारे पास ये V1 का एक्सप्रेशन आ गया, ये I2 का। H पैरामीटर्स में हमें क्या चाहिए, V1 और I2 ही तो चाहिए। अब हम लोग H पैरामीटर के जो इक्वेशन है उसके साथ इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, जिसमें V1 इज़ इक्वल टू क्या होता है, V1 इज़ इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2। इसी तरीके से I2 इज़ इक्वल टू क्या होता है, H21 I1 प्लस H22 V2, ये होता है। तो इसमें हम इक्वेशन में अगर कंपैरिजन करते हैं तो H11 क्या आ जाएगा, H11 हमारा ये आ जाएगा डेल Z ओवर Z22, ठीक है। H12 क्या आ जाएगा, Z12 ओवर Z22, ये वाले मान आ गए। फिर उसके बाद हम लोग I2 की बात करेंगे तो I2 से हमारे पास Z21 आ गया, ये माइनस Z21 बटे Z22। इसी तरीके से और H22 क्या आ जाएगा, 1 बटे Z22। इस तरीके से Z पैरामीटर को हम लोगों ने H पैरामीटर के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी H पैरामीटर को Z में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये जो वाली इक्वेशन, ये तो इसको सिर्फ सिंपली क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, तो आप इजीली लिख सकते हो। फिर हम लोग जैसे ये Z22 H22 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो Z22 इज़ इक्वल टू 1/H22 ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये तो सिंपली ये हो गया। अब इसको भी मैंने क्या है थोड़ा सा लिखा था सॉल्व करके आप लोगों के लिए। जैसे ये यहाँ पे इसमें, ठीक है, तो ये हमने सॉल्व करके लिखा था। जैसे ये हमारे पास आ गए मान सबके। इसी तरीके से हम लोग जैसे यहाँ पे है ना, ये Z22 इज़ इक्वल टू 1/H22, ये हमारे पास आ गया। तो इसका जो 1/H22 इज़ इक्वल टू Z22 है, तो इसको हर जगह रख के आप इन दोनों के मान निकालोगे। फिर इन दोनों के मान आने पर इसको आप इसके एक्सप्रेशन में रख दोगे। जैसे हमारे पास पीछे ये है ना, पीछे वाले ये यूनिट के अंदर, सॉरी चैप्टर पेज के अंदर, ये Z22 का मान क्या है, ये वाला मान H22। तो यहाँ पे H21 है, H21 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, बराबर में माइनस Z21, और ये जो 1/Z22 है इसको आप लिख दोगे H22, यानी कि Z21 H22। फिर यहाँ से Z21 आ जाएगा, Z21 क्या आ जाएगा माइनस, और ये H22 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी आप, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, Z12 ओवर, सॉरी जैसे इसको भी आप क्या लिख सकते हो, Z12 H22, ठीक है। फिर Z12 का मान आ जाएगा H12 बटे H22, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। फिर ये जब दोनों मान आ जाते, तीनों मान ये हमारे पास आ जाते हैं, तो इनको आप इस ऊपर वाली इक्वेशन में रख देना। जैसे डेल Z जो है इसकी वैल्यू ये है ना, तो ये भी हमें पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सब पता है, तो ये रखो। और H11 जो है, सॉरी Z11 जो है उसका मान निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चारों आ जाते हैं। इस तरीके से आप Z को H में और H को Z में कन्वर्ट कर सकते हो। Y को भी इसी तरीके से सिमिलर मेथड से आप H में और H को Y में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि Z और Y एक जैसे ही रहते हैं। उसमें V1 और V2 इंडिपेंडेंट है, और Y में I1 और सॉरी Z में I1 और I2 इंडिपेंडेंट है, और Y में V1 और V2 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं। ये एक टेबल बना करके इनको आपस में को रिलेट किया गया है। जैसा रिलेशन जिसका जिसके साथ जैसा रहता है उसका भी बिल्कुल वैसा ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है 4 टर्मिनल जाल की निवेशी व निर्गम प्रतिबाधाएं। देखो निवेशी क्या होती है, जो इनपुट टर्मिनल पे मेज़र करते हैं, और निर्गम क्या होती है, जो आउटपुट टर्मिनल पर मेज़र करते हैं। निवेशी प्रतिबाधा क्या है, जिस लूप के अंदर करंट है उसी लूप के अंदर क्या होता है, वोल्ट का स्रोत होता है। 1 के लिए ही करना है, ठीक है। और निर्गम क्या है, जैसे आउटपुट का जो टर्मिनल है उसी का वोल्टेज सोर्स, उसी की करंट। तो निवेशी प्रतिबाधा, ये हमारे पास 2 नेटवर्क दिखाए गए हैं इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, जैसे फर्स्ट वाला ये जो सर्किट शो किया गया है, इसमें हम लोगों ने निवेशी प्रतिबाधा ZI माना है, इनपुट करंट I1 है। हमने आउटपुट टर्मिनल जो है उस पर एक लोड लगा दिया है, जिस पे हम लोग आउटपुट वोल्टेज जो है वो प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं। तो
इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, V1/I1, ठीक है, ये होता है निवेशी वोल्टता बटे निवेशी धारा। और Z पैरामीटर के लिए जो V1 का मान होता है वो क्या होता है, Z11I1 प्लस Z12I2, ये रहता है। अब इसमें से, इस इक्वेशन में से हम लोग क्या करेंगे, जो I1 है, इस इक्वेशन में हम लोग जो I1 है उसका मान, उसको डिवाइड कर दे, इस पूरी इक्वेशन को हम लोग I1 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम लोग इसको I1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है ZI इज इक्वल टू V1/I1, क्योंकि ये क्या है, इनपुट इम्पिडेंस या निवेशी प्रतिबाधा है, तो I1 से भाग देने पर बचेगा Z11 और Z12I2/I1। अब ये जो निवेशी प्रतिबाधा का फॉर्मूला है उसमें I2/I1 जो है वो अननोन है, ये हमें निकालना पड़ेगा। अब हमारे आउटपुट टर्मिनल पे क्या है, लोड लगा हुआ है ZL, तो लोड प्रतिबाधा का मान क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बटे आउटपुट करंट। ये देखो माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि इनपुट जो है ये I1 है हमारे सर्किट में और ये I2 है। हम लोगों ने अभी 2 टर्मिनल जो है वहाँ पे जो भी वोल्टेज सोर्स थे उनको हटा दिया है, सिर्फ हमने इधर वाला ही मान रहे हैं, इस तरफ वाला ही मान रहे हैं। तो लूप की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन हम लोग ये मान के चल रहे हैं। तो I2 क्या हो गया, अंदर की तरफ अपोजिट हो गया ना, इसीलिए हम इसको यहाँ पे माइनस साइन लेके चल रहे हैं। तो V2/I2 इज इक्वल टू माइनस ZL हो गया। और V2 के लिए एग्जैक्टली इक्वेशन क्या होती है Z पैरामीटर में, V2 इज इक्वल टू Z21I1 प्लस Z22I2, ये होता है। तो आप जब इसका मान रखोगे इस इक्वेशन में, आप I2 से डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को, तो I2 से डिवाइड करने पर क्या होता है, V2/I2 और यहाँ पे I1/I2 Z22। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस ZL लिख दिया और ये हमारे पास एज इट इज़ है। फिर इसको इधर ले जाएंगे Z22 को और ये भी माइनस का हो जाएगा। फिर यहाँ से I1/I2 का मान आ गया, I1/I2 का मान आने पर इसको उल्टा कर देते हैं, I2/I1। ये हम लोगों ने इसलिए निकाला है कि इस मान को हम लोग ऊपर जो हमारा एक्सप्रेशन था इनपुट इम्पिडेंस का उसमें रख देते हैं। जैसे इनपुट इम्पिडेंस का ये था ना Z12 I2/I1, इसके अंदर हम लोग इसका मान रख देंगे। तो हमारे पास मान रखने पर क्या आ जाता है, Z11 माइनस Z12 Z21/Z22 प्लस ZL, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाता है, इनपुट इम्पिडेंस आ जाता है। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हमने मान रख दिया, जिससे हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस या निवेशी प्रतिबाधा आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड बात करते हैं आउटपुट इम्पिडेंस की। आउटपुट इम्पिडेंस में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट में एक सोर्स मतलब प्रतिबाधा लगा देते हैं, बाकी कोई भी वोल्टेज सोर्स उसमें मौजूद नहीं रहता है जैसे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है, आउटपुट टर्मिनलों पे प्राप्त वोल्टेज V2/I2, ये होता है आउटपुट इम्पिडेंस। ZO से इसको शो करते हैं। तो हमारे Z पैरामीटर के लिए जो V2 होता है, जैसे हमने ऊपर भी लिखा था ना, Z21I1 प्लस Z22I2, ये वाली इक्वेशन से I2 को डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, ये वाला एक्सप्रेशन आया था। तो ये एज इट इज़ यहाँ पे हमने यूज़ किया है, क्योंकि V2/I2 क्या है, निर्गम प्रतिबाधा ZO, तो ये ZO के बराबर है। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या नहीं है, I1/I2, तो ये हम लोग किससे निकाल लेंगे, स्रोत प्रतिबाधा से। यानी कि निवेशी टर्मिनलों पे हमने एक स्रोत प्रतिबाधा ZS लगा रखी है। हमने अभी निर्गम टर्मिनलों को ही मेनली यूज़ कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं ZO। तो करंट की डायरेक्शन ये मान के चल रहे हैं। तो अभी I1 जो है वो इधर है, तो ये अपोजिट हो गया। तो ZS जो है माइनस V1/I1 ये हो जाता है। तो V1 के लिए हमारी Z पैरामीटर की इक्वेशन है Z11I1 प्लस Z12I2। ऊपर वाले की तरह बिल्कुल इसको भी सोल्व करते हैं, I1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे I2/I1 बन जाता है। फिर इसको सोल्व करेंगे तो I1/I2 जो है वो ये आ जाएगा। और इस I1/I2 का मान जो है वो ZO बराबर V2/I2 जो था उसके एक्सप्रेशन में रख देते हैं। जैसे ये था ना इधर वाला, इसमें हम लोग I1/I2 का मान रख देंगे। इसमें मान रखने से हमारे पास आउटपुट इम्पिडेंस जो है उसका मान ये आ जाएगा, Z22 माइनस Z21 Z12/Z11 प्लस ZS। बहुत ही आसान सा है ये, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इनपुट निकालते टाइम आउटपुट पे एक लोड मान लो ZL, और आउटपुट निकालते टाइम इनपुट पे एक सोर्स इम्पिडेंस मान लो ZS, ठीक है। और उसी से दोनों Z पैरामीटर के इक्वेशन से आप लोग सोल्व कर लो। एक बार V1 वाला ले लो, एक बार V2 वाला ले लो, ठीक है।
ट्रांसफ़र इम्पीडेंस क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी फर्स्ट लूप में V1 वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, V1 वोल्टता का सोर्स लगा हुआ है, और सेकंड लूप में I2 करंट जा रही है, और सर्किट के अन्य सभी जो वोल्टेज सोर्स हैं उनको उनकी प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यानी कि जहाँ पे भी सोर्स लगे हुए थे उनको हटा करके इम्पीडेंस जो है वो जोड़ दिया है या प्रतिबाधा जोड़ दी है, तो वो उस कंडीशन में V1/I2 क्या होता है, ट्रांसफ़र इम्पीडेंस होता है V1/I2। तो V1/I2 भी आप लोग आराम से निकाल सकते हो। जैसे इधर हम लोगों ने अभी तक I1 ये निकाले हैं, तो V1 का जो एक्सप्रेशन है उसमें से आप क्या करो, I2 का भाग दे दो। V1 के एक्सप्रेशन में क्या करना है, I2 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, Z11 I1/I2। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो इसमें I2 का भाग देने पर V1/I2 क्या आ जाता है, Z11 I1। इसमें डिवाइड करेंगे तो I1/I2 हो जाएगा प्लस Z12 हो जाएगा, और I1/I2 का मान रख देंगे। तो I1/I2 का मान रखने पर हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफ़र इम्पीडेंस हो जाता है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आज हमने सीखा Z पैरामीटर को Y पैरामीटर में बदलना, और Y पैरामीटर को Z पैरामीटर में बदलना, H को Z में, जिस तरीके से H को Z में या Z को H में बदला था उसी तरीके से Y को भी H में या H को भी Y में बदल सकते हैं। फिर हमने इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस के बारे में सीखा था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।